अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद वकास। अगर आप घर बैठे सिर्फ एक लैपटॉप या मोबाइल की मदद से खुद को एफबीआर में रजिस्टर्ड करना और फाइलर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप घर बैठे अपने लैपटॉप या मोबाइल की मदद से खुद को एफबीआर में रजिस्टर्ड करते हैं तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, रजिस्ट्रेशन के इस सारे प्रोसेस में कुल कितना टाइम लगता है, अगर आप खुद को एफबीआर में रजिस्टर्ड करते हैं तो क्या वाक़यातन इसकी कोई गवर्नमेंट फ़ीस है भी या नहीं? इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि एफबीआर में रजिस्टर्ड होने और फाइलर होने इन दोनों में फ़र्क क्या है? एफबीआर में रजिस्टर्ड होने के बाद फाइलर बनते ही आपको इसके कौन-कौन से फ़ायदे मिलेंगे? और आखिर में मैं आपको एक नया अकाउंट रजिस्टर्ड करके दिखाऊँगा ताकि आप बआसानी सीख सकें कि आप घर बैठे किस तरह खुद एफबीआर में रजिस्टर्ड हो सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको एफबीआर में रजिस्टर्ड होने की फ़ीस के मुतल्लिक बताऊं तो इसकी कोई भी फ़ीस नहीं है। हुकूमत आपसे एफबीआर में रजिस्टर्ड होने की कोई फ़ीस चार्ज नहीं करती। हर वो शख्स जिसके पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड है वो अपने आप को जब चाहे एफबीआर में रजिस्टर्ड कर सकता है। अगर इसके प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस एफबीआर में रजिस्टर्ड होने का बहुत ही शॉर्ट और आसान है। कोई भी शख्स सिर्फ 10 या 15 मिनट में घर बैठे अपने आप को एफबीआर में रजिस्टर्ड कर सकता है। लेकिन चूंकि कंसल्टेंट और वकील जिन्होंने आपसे फीस चार्ज करना होती है वो क्यों चाहेंगे कि आप खुद अपने आप को एफबीआर में रजिस्टर्ड करें और फाइलर बने। वो आप में डर फैलाएंगे, वो आपको बताएंगे कि एफबीआर में रजिस्टर्ड होने का प्रोसेस बहुत ही मुश्किल है। इस काम के लिए आपको आला तलीम याफ्ता होने की ज़रूरत है। अगर आप खुद एफबीआर में खुद को रजिस्टर्ड करवाएंगे तो आपको फ़लाँ 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 नोटिस आ जाएंगे। हालांकि इसके बरक्स पाकिस्तान में रहने वाले हर 100 में से 95 लोगों को एफबीआर में रजिस्टर्ड होने और फाइलर बनने के लिए किसी किस्म के वकील या कंसल्टेंट की ज़रूरत ही नहीं है। अब सवाल ये है कि वकील या कंसल्टेंट की ज़रूरत किन लोगों को है, तो वो भी मैं आपको बताए देता हूँ। वो लोग जिनकी बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, जो अमीर तरीन लोग हैं, जिनके असासों या जायदाद में सालाना करोड़ों या अरबों का इजाफा होता है, उन लोगों को इन कंसल्टेंट की ज़रूरत होती है। वैसे तो वो लोग भी चाहें तो ये कंसल्टेंट हायर किए बगैर टैक्स के मामलात खुद देख सकते हैं, लेकिन चूंकि उनके पास वक्त की कमी होती है तो वो लोग इन टैक्स कंसल्टेंट और वकीलों को हायर करते हैं। आप जैसे और मेरे जैसे मिडिल क्लास लोगों को तो इन टैक्स कंसल्टेंट और वकीलों की कतई ज़रूरत नहीं है। हम लोग तो खुद घर बैठे सिर्फ 10 से 15 मिनट में अपने आप को एफबीआर में रजिस्टर करवा कर फाइलर बन सकते हैं और उसके बाद साल में सिर्फ एक दफ़ा अपनी ज़ाती मालूमात एफबीआर के पोर्टल में डालकर इन कंसल्टेंट और वकीलों की फ़ीसों से बच सकते हैं। इन वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि वो लोग जो सरकारी या प्राइवेट नौकरी करते हैं वो किस तरह खुद को एफबीआर में रजिस्टर्ड करके फाइलर बन सकते हैं। उसके बाद वो लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क कारोबार या नौकरी करते हैं वो अपने आप को किस तरह एफबीआर में रजिस्टर्ड करके फाइलर बन सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई कारोबार करता है, कोई दुकानदार है, किसी का सुपर स्टोर है या कोई होलसेल का काम करता है, कोई ट्रेडर है, वो किस तरह खुद को एफबीआर में रजिस्टर्ड करके फाइलर बन सकते हैं। और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि अगर फर्ज करे किसी की कोई फैक्ट्री है जहाँ पर खाम माल आता है, जहाँ पर एम्प्लॉयज को सैलरीज दी जाती है, जहाँ पर बिजली सब कुछ सेपरेट सेपरेट रिकॉर्ड किया जाता है, वो लोग किस तरह एफबीआर में खुद को रजिस्टर्ड करके फाइलर बन के खुद को एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में ऐड करवा सकते हैं। एफबीआर में रजिस्टर्ड होने के लिए सबसे पहले आपके पास एक शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। जिसको भी आप एफबीआर में रजिस्टर कर रहे हैं उसका शनाख्ती कार्ड। उसके बाद एक मोबाइल नंबर किसी भी नेटवर्क का हो लेकिन वो उसी के शनाख्ती कार्ड पर इशू हुआ हो, उसी के शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड नंबर, और आखिर में आपको एक ईमेल एड्रेस की ज़रूरत होती है। ये 3 चीज़ें हैं जिसकी मदद से आप खुद को एफबीआर में रजिस्टर कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं आपको एफबीआर में रजिस्टर्ड होने और फाइलर होने इन दोनों में फ़र्क बताऊं तो ये फ़र्क बड़ा ही आसान है। जैसे ही आप अपने शनाख्ती कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस इन तीनों चीज़ों से एफबीआर के पोर्टल पर अपना साइन अप अकाउंट या रजिस्ट्रेशन करते हैं तो इसको एफबीआर की रजिस्ट्रेशन कहते हैं। लेकिन फ़कत एफबीआर की रजिस्ट्रेशन के बाद आप फाइलर वाली सहूलियात हासिल नहीं कर सकते जब तक कि आप अपनी ज़ाती तफसील के आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, आपके पास कितना कैश है, कितने एसेट्स हैं,
ये चीज़ जब तक आप एफबीआर के पोर्टल में एंटर नहीं करते तब तक आप फाइलर नहीं बन सकते। जैसे ही आप ये तफसील एफबीआर के पोर्टल में एंटर करते हैं, जो कि आप सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में कर सकते हैं, तो आपका नाम एफबीआर के एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ जाता है, जिसके बाद आपको फाइलर वाली सहूलियात मिलना शुरू हो जाती हैं। अभी सवाल ये है कि आपको एफबीआर में रजिस्टर्ड होने की क्या ज़रूरत है? तो इसका जवाब कुछ यूँ है कि अभी जो मौजूदा गवर्नमेंट ने बजट पेश किया है, उस बजट में उन्होंने सजेस्ट किया है कि वो तमाम लोग जो कि फाइलर नहीं हैं, एफबीआर में रजिस्टर्ड नहीं हैं, पहले मरहले में उनकी सिम ब्लॉक की जाएंगी, उसके बाद उनके बिजली के कनेक्शन ब्लॉक किए जाएंगे। चूँकि ये एकदम से होएगा तो फिर मार्केट में अफरा तफरी फैल जाएगी। बहुत से लोग उस वक़्त चूँकि जानते नहीं होंगे कि किस तरह खुद को एफबीआर में रजिस्टर्ड करना है, तो वो कंसल्टेंट या वकीलों के पास भागेंगे। और आपको तो पता है, जब डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो तो चीज़ों के रेट बढ़ जाते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में कंसल्टेंट या वकील आपसे भारी भरकम फ़ीस चार्ज करेंगे और आप उस वक़्त वो फ़ीसें देने पर मजबूर होंगे। तो उससे बचने के लिए बेहतर यही है कि आप अभी से खुद को एफबीआर में रजिस्टर करवा कर फाइलर बन जाएं, ताकि आने वाले वक्त में आप इस परेशानी से बच सकें। एफबीआर में रजिस्टर्ड होने और फाइलर बनने के फ़ायदों के मुतल्लिक अगर मैं आपको बताऊं, तो इसमें पहले नंबर पर अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो रजिस्टर्ड होने की सूरत में आपको 0.25 से 1% तक टैक्स देना होता है। लेकिन अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको यही टैक्स 35% तक देना होता है। इसके बाद अगर आप एटीएम से 50,000 से 1 रुपया भी ज़्यादा निकलवाते हैं तो फाइलर होने की सूरत में आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। लेकिन अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 50,000 से 1 रुपया भी ऊपर की ट्रांजैक्शन पर आपको 0.6% यानी कि 300 रुपये चार्ज किए जाते हैं। इसके बाद अगर कोई नई या इस्तेमाल शुदा गाड़ी खरीदते हैं तो फाइलर को 2000 सीसी तक इंजन की गाड़ी पर 10,000 से 2 लाख और नॉन फाइलर को यही टैक्स 30,000 से 6 लाख रुपए तक देना होता है। अगर आप अपनी मोटरसाइकिल या कार जो कि किसी भी इंजन किसी भी सीसी की हो उसको रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पॉपअप होने वाले लिंक पर क्लिक करके घर बैठे आप उस गाड़ी की रजिस्ट्रेशन फीस और तमाम टैक्सेस के बारे में जानकर एजेंटों की भारी भरकम फीसों से बचकर खुद सिर्फ 1 घंटे में अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। इसके बाद वो लोग जिनके पास 1000 सीसी से ऊपर की गाड़ी है, तो फाइलर होने की सूरत में इन्हें सालाना टोकन टैक्स की रकम नॉन फाइलर की निस्बत 50% कम अदा करनी होती है। इसके बाद अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो फाइलर होने की सूरत में आपको 3% और नॉन फाइलर होने की सूरत में आपको 10.5% टैक्स देना होता है। अगर आपका किसी बैंक में सेविंग अकाउंट है तो इस सेविंग अकाउंट के मुनाफे पर फाइलर को 15% और नॉन फाइलर को डबल यानी 30% टैक्स देना होता है। इसके बाद कैपिटल गेन के मुतल्लिक अगर मैं आपको मुख्तसर बताता चलूँ, तो कैपिटल गेन फर्ज करें आपने कोई भी एक प्लाट, घर या अपार्टमेंट 20 लाख रुपए में खरीदा और उसे 3 साल के अरसे से पहले ही आप सेल कर रहे हैं, तो फर्ज करें वो आप 25 लाख का सेल करते हैं, तो ऊपर हासिल होने वाला एक्स्ट्रा 5 लाख मुनाफा आपका कैपिटल गेन है। और इस कैपिटल गेन पर फाइलर को 5% से 12.5% टैक्स और नॉन फाइलर को 10% से 25% तक टैक्स देना होता है। किसी शख्स के पास अगर कंपनी के शेयर्स हैं और इस पर इसे कंपनी डिविडेंड या मुनाफा देती है, तो फाइलर होने की सूरत में इस प्रॉफिट या नफे का फाइलर को 7.5 से 25% और नॉन फाइलर को 15 से 50% तक टैक्स देना होता है। अगर आप किसी भी कार्ड से बैरून मुल्क कोई खरीदारी करते हैं तो फाइलर को 5% और नॉन फाइलर को 10% टैक्स देना होता है। विद होल्डिंग टैक्स की बात करें तो फाइलर को नॉन फाइलर की निस्बत 50% कम विद होल्डिंग टैक्स चार्ज किया जाता है। उसके बाद फाइलर को इजाज़त है कि वो पाकिस्तान से या बाहर किसी भी मुल्क से किसी भी कीमत की गाड़ी इंपोर्ट कर सकता है। फाइलर को ये भी इजाज़त है कि वो किसी भी कीमत की प्रॉपर्टी खरीद सकता है।
جبکہ نان فائلر کو ان دونوں چیزوں پر حکومت کی جانب سے ریسٹرکشن یا پابندی لگائی ہوئی ہے۔ اگر کسی شخص کا کوئی پرائز بانڈ نکلتا ہے تو فائلر کو نان فائلر کی نسبت ہاف ٹیکس ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو چلیں پھر چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی طرف، جہاں میں آپ کو ایک اکاؤنٹ رجسٹرڈ کر کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ اس چیز کو مکمل جان سکیں کہ آپ کتنی آسانی سے اپنے آپ کو FBR میں کس طرح رجسٹرڈ کر سکتے ہیں۔ لیپ ٹاپ پر آنے کے بعد اپنا براؤزر اوپن کریں اور یہاں ٹائپ کریں FBR لاگ ان، انٹر پریس کر دیں۔ آپ کے سامنے یہ سب سے اوپر والا لنک IRIS 2.0 لاگ ان ٹیکس پیئر یہ شو ہو جائے گا۔ اس پر جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو آپ FBR کی آفیشیل ویب سائٹ پر لینڈ کر جائیں گے۔ میں اس ویب سائٹ کا لنک ڈسکرپشن میں بھی لگا دوں گا تاکہ آپ ڈائریکٹ کلک کر کے اس ویب سائٹ پر آ سکیں۔ اس ویب سائٹ پر آنے کے بعد آپ کو سب سے پہلے اپنا اکاؤنٹ رجسٹر کرنا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے اسے کراس کرتے ہیں۔ کراس کرنے کے بعد آپ کو چونکہ نیو اکاؤنٹ رجسٹر کروانا ہے تو یہ دیکھیں نیو رجسٹریشن، اس پر کلک کریں۔ ابھی آپ کو یہ فارم فل کر کے سبمٹ کروانا ہے، اس کے بعد آپ کی رجسٹریشن کمپلیٹ ہو جائے گی۔ تو اس فارم کو فل کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنا شناختی کارڈ نمبر انٹر کرنا ہے۔ شناختی کارڈ نمبر انٹر کرنے کے بعد ابھی آپ کو یہاں پر اپنا پریفکس سلیکٹ کرنا ہے، مسٹر، اس کے بعد اپنا نام انٹر کر دیں۔ فرسٹ نام انٹر کرنے کے بعد اگر آپ کا کوئی میڈل نیم ہے تو انٹر کر دیں، ورنہ ڈائریکٹ لاسٹ نیم انٹر کر دیں۔ لاسٹ نیم انٹر کرنے کے بعد ابھی آپ کو یہاں پر اپنا سروس پرووائڈر یعنی کہ جس نیٹ ورک کی آپ کی سم ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے۔ نیٹ ورک سلیکٹ کرنے کے بعد ابھی آپ کو یہاں پر اپنا موبائل نمبر انٹر کرنا ہے۔ موبائل نمبر انٹر کرنے کے بعد دوبارہ سے اپنا وہی موبائل نمبر یہاں پر انٹر کریں۔ اس کے بعد آپ کو اپنی ای میل ایڈریس انٹر کرنی ہے۔ ای میل ایڈریس انٹر کرنے کے بعد دوبارہ سے پھر اپنا ای میل ایڈریس کنفرم ای میل میں انٹر کریں۔ اس کے بعد آپ کو اس فارم کو اسکرول ڈاؤن کرنا ہے۔ ابھی آپ کو یہاں پر اپنے ایڈریس کے متعلق انفارمیشن انٹر کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے ٹائپ میں آپ کو اپنی پراپرٹی کی ٹائپ سلیکٹ کرنی ہے، جیسا کہ یہ گھر کا ایڈریس میں انٹر کر رہا ہوں جہاں میں رہتا ہوں تو ریزیڈینشیل پراپرٹی۔ اس کے بعد فارم میں یہاں پر میں ہاؤس سلیکٹ کر دوں گا، اگر کوئی اپارٹمنٹ ہے، فلیٹ ہے تو آپ اپنے حساب سے انٹر کر دیں، سلیکٹ کر دیں۔ اس کے بعد میئرنگ یونٹ میں ہمارے پاس چونکہ مرلہ کے لحاظ سے میئرنگ ہوتی ہے تو میں یہاں پر مرلہ پر انٹر کر دوں گا۔ اس کے بعد ایریا مجھے لکھنا ہے کہ 10 مرلہ۔ اس کے بعد یونٹ نمبر میں ہاؤس نمبر انٹر کر دیں، آپ کا ہاؤس نمبر کیا ہے۔ ہاؤس نمبر انٹر کرنے کے بعد اپنی اسٹریٹ نمبر یا اسٹریٹ کا نام انٹر کر دیں۔ اسٹریٹ نمبر انٹر کرنے کے بعد اپنا ایریا جہاں پر آپ رہتے ہیں اس ایریا کا نام انٹر کر دیں۔ ایریا انٹر کرنے کے بعد ابھی آپ کو یہاں پر اپنا سٹی سلیکٹ کرنا ہے۔ سٹی سلیکٹ کرنے کے لیے اس والے سرچ والے نشان پر کلک کریں اور اس کے بعد آپ کے سامنے یہ چھوٹی سی ونڈو اوپن ہو جائے گی۔ یہاں پر آپ اپنے سٹی کا نام انٹر کریں اور نیچے شو ہونے والی لسٹ میں آپ کا جو بھی ایریا ہے اس حساب سے آپ اس کو سلیکٹ کر لیں۔ جیسے ہی آپ سٹی سلیکٹ کریں گے ڈسٹرکٹ آٹومیٹکلی آ جائے گا۔ اس کے بعد کیپیسٹی ہے، یہاں پر آپ کو بتانا ہے کہ آپ یہ لیز پہ رینٹ پہ رہتے ہیں یا اس کے اونر ہیں۔ تو اس کیس میں چونکہ یہ لیز پہ گھر ہے تو میں لیز سلیکٹ کر لیتا ہوں۔ اس کے بعد شیئر لیز کا 100% ہی ہے میرے پاس۔ اس کے بعد یہ والا نمبر آپ کو یہاں پر انٹر کرنا ہے۔ نمبر انٹر کرنے کے بعد سبمٹ پر کلک کر دیں۔ جیسا کہ آپ نوٹیفیکیشن دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کوڈ انٹر کرنا ہے، جو آپ نے نمبر پٹ کیا تھا اور ای میل پٹ کی تھی ان دونوں جگہ پر آپ کو ایک ایک کوڈ بھیجا گیا ہے۔ وہ آپ نے یہاں پر موبائل پہ آنے والا کوڈ، یہاں پر ای میل پر آنے والا کوڈ آپ نے انٹر کرنا ہے۔ نمبر انٹر کرنے کے بعد سبمٹ پر کلک کر دیں تو آپ کے سامنے یہ والی ونڈو اوپن ہو جائے گی۔ اس ونڈو میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ IRIS یعنی کہ FBR کی ویب سائٹ میں لاگ ان ہونے کے لیے آپ کا جو رجسٹریشن نمبر ہے، جو یوزر نیم ہے، وہ آپ کا شناختی کارڈ نمبر ہی ہے، اور آپ کا پاسورڈ اور پن یہ دونوں چیزیں آپ کو آپ کے موبائل پر ایز اے میسج اور ای میل ایڈریس پر بھیج دیے گئے ہیں۔ تو چلیں پھر چلتے ہیں اور چل کر اس اکاؤنٹ کو جو ہم نے ابھی رجسٹر کروایا ہے اس کو لاگ ان کرتے ہیں۔ لاگ ان کرنے کے لیے آپ کو دوبارہ سے اسی پیج پر آنا ہے اور یہاں پر آ کر اپنا رجسٹریشن نمبر یعنی کہ شناختی کارڈ نمبر انٹر کرنا ہے۔ رجسٹریشن نمبر انٹر کرنے کے بعد اپنا پاسورڈ جو آپ کو آپ کی ای میل ایڈریس اور میسج دونوں میں ریسیو ہوا ہوگا وہ یہاں پر انٹر کریں۔
پاسورڈ انٹر کرنے کے بعد لاگ ان پر کلک کر دیں تو یہ دیکھیں جی آپ سکسیسفلی اپنا اکاؤنٹ رجسٹرڈ کرنے کے بعد ایف بی آر کی ویب سائٹ میں لاگ ان ہو گئے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو آپ یہاں پر اپنی پروفائل میں جا کر اپنا پاسورڈ چینج کر سکتے ہیں۔ اپنا کرنٹ پاسورڈ یہاں پر انٹر کریں اور اس کے بعد نیو پاسورڈ یہاں پر انٹر کر کے اوکے پہ پریس کریں گے تو آپ کا پاسورڈ تبدیل ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ایف بی آر میں رجسٹر ہونے کا یہ پروسیس اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب آپ اگر چاہے کوئی کاروبار کرتے ہوں یا نوکری کرتے ہوں، چاہے وہ نوکری گورنمنٹ ہو یا سرکاری ہو، چاہے آپ کوئی فیکٹری کے مالک ہوں، آپ بیرون ملک رہتے ہوں، اوورسیز پاکستانی ہو، تمام لوگ جو بھی ایف بی آر میں رجسٹر ہونا چاہتے ہیں، ایف بی آر میں رجسٹر ہونے کا پروسیس یہی ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو ایف بی آر میں رجسٹر ہونے کے بعد فائلر بننے کے لیے آپ کو اپنی کون سی انفارمیشن کس آپشن میں جا کر انٹر کرنی ہے اس کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا، تاکہ رجسٹرڈ ہونے کے بعد آپ اپنا نام ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ جسے کہ ATL بھی کہتے ہیں اس میں ایڈ کروا کر ٹیکسز میں ڈسکاؤنٹ حاصل کر سکیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ بر وقت جان سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔